एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्न्स ने यह खोज निकाला है कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। यह महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिशन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की इस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में यह विचार कौंधा, तब वह इस हालत में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में दो चुनौतियां थी। पहली यह कि एडिसन में उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वह अरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे, परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया है। काफी समय के पश्चात एडिसन ने उसे पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह किस कारणवश यहाँ आया है। उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा था उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने उस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात पर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना पे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपने व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिसका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वह अपने मनो मस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़ता पूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतया एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह अपने समय में खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए विचार नहीं किया इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने यह विचार किया मैं यहाँ पर एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं उस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े।
यह सच है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात न पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसका वह तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा में भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम में भी से भी जाना गया। एडिशन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेचने के लिए उन्हें अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने यह अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। वह यह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने अपनी सफलता उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन का संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने उसे एक नया स्लोगन दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। यह व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह संख्या हो रही थी, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने यह हासिल किया जो वह असल में चाहता था। बर्न्स ने तब यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है, जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि यह विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे तब तक जब तक वह उसे हासिल न कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं था, और उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी। वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह उस महानतम आविष्कारक को दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिससे पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य के मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया था। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता को सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। और यूं डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल को यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोना के पीछे लोग पागल थे। तब उसके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने अभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोना का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक वह मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों के मजदूरी के बाद उन्होंने एक चमचमाता हुआ आवश्यक प्राप्त हुआ। उन्हें उस आवश्यक को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियमबर्ग्स मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर दिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसके परिमाण देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलाडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोना की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें इस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वह उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया।
उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोना का सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले असक की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। इस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गए और उसे पता लगा कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि उसी के न का मतलब न ही हो, यह जरूरी नहीं। उसने अपनी कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने यह तय किया कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना न निकल आए, यानी तब तक व्यक्ति हाँ न कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों का मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब असफलता बहुत नजदीक होती है। जब सफलता बहुत नजदीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिन बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं है कि ना का अर्थ ना ही हो। एक दोपहर वह अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी। उसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ देर हो गई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट लगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि वह लड़की अभी भी खड़ी है। कुछ देर जब उन्हें पलट कर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाते जाती हो यहाँ से या फिर से भगाऊं। उस लड़की ने फिर यह जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे और उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसा वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहा है। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गई और अंकल के नजरों से नजर मिलाते हुए दृढ़ता पूर्वक बोली, ये पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने जेब में हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वह पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सानुमा चबूतरे के पास बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद उस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति को इतनी दृढ़ता पूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिरकार उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके अंकल को का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया। इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था और उन्हें कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा था।
जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को इस पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की की तरफ के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देखते रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे, जो अब किसी काम का नहीं रह गई, और डर्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्चे के पास ऐसी कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया। इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है, जिसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत से में पूरी जानकारी है, जिसको ठीक उस बच्ची की तरह कोई व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने वह उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको उस असीम असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं न कहीं आपको यह पता लग जाएगा कि उस असीम शक्ति को अपने लाभ और ज़रूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है, या फिर उसके बदलाव में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है, या फिर किसी प्लान या फिर उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है, जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद यह वह वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादत इस शक्ति का इस्तेमाल किया। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलता बीमा एजेंट की राह एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पे मिली डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची ने उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है, या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है, और जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है कि असल में न का अर्थ न नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा ना कहा था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफलता होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां निसंदेह पर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहता है। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उनके 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को यह देख लीजिए, 2 वाक्यों की उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया, और उसमें से ये जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बन जाए। इससे पहले कि हम इन उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं, तब वह इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, और मन में यह सोचते हैं कि इतने वर्ष यह कहाँ पर छुपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्ष आम जनमानस को यह विश्वास बहुत गहरा हो रहा है कि पैसा कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति में से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होता है, वे कम या फिर नगण्य मेहनत से ही वह सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि इस किस तरह से उस मनस्थिति को प्राप्त करने किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्ष की मेहनत
मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है।